हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर इफेक्ट्स। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेडियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने रेडियम, जो कि एक रेडियोधर्मी तत्व है, उसकी खोज की। इसका जो खोज किया था वो की थी किसने? मैरी क्यूरी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, affects the atoms in living cells and thereby damages their genetic material DNA। कि कौन सा ऐसा है इसमें से कि जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और उनकी अनुवांशिक डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ये इनहेरिट होता है, उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं और ये डीएनए होता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको कौन डैमेज कर सकता है इनमें से? ऑप्शन हमारा है बेंजीन वेपर, ऑप्शन बी आयोनाइजिंग रेडिएशन, एंड ऑप्शन सी इज क्लोरोफॉर्म, एंड ऑप्शन डी इज क्लोरिनेटेड वाटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब कि आयनकारी विकिरण जो होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं जो लिविंग सेल्स होते हैं एंड चेंजेस ला सकते हैं डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस दैट कॉजेज क्लाइमेट चेंज। कि इनमें से कौन सा गैस है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं इनमें से कौन कौन से गैस इंक्लूडेड होते हैं? तो ये CO2 होते हैं, मीथेन होते हैं एंड नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। तो ये तीनों जो है, एंड इसमें वाटर वेपर भी शामिल होता है। और ये मेनली जो तीन गैसेस ऐसे हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो इनमें से बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल है, मीथेन भी है एंड नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारा ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स। कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है आइए देखते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के संघनन के कारण। इट मीन्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफेयर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, क्या होता है इसमें कि जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का उसमें इंक्रीज हो जाता है। और इसका रीज़न क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि CO2, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स जो होते हैं, इसका जो कंडेंसेशन होता है मतलब कि वो वहाँ पे फंस के रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जिसके वजह से ये जमा होते हैं और ये इफेक्ट शो करते हैं। इससे इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस का कंडेंसेशन होने की वजह से ही इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोसेस ऑफ। कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो किसकी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए जो है वो है, इन विच यूनिफॉर्म टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। कि जिसमें पौधों को उगाने के लिए एक समान तापमान प्राप्त होता है। तो ये तो नहीं होगा। इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन इंक्रीजेज। जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाता है, मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाता है एंड अवरक्त विकिरण बढ़ जाता है। कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही होगा कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसे ही कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ग्रुप्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि इनमें से कौन सा गैस समूह है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। ऑप्शन है हमारा अमोनिया एंड ओजोन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड,
ऑप्शन सी इज कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो अभी हम लोगों ने देखे कि कार्बन हाउस गैसेस में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि, क्या रीज़न है? तो इसका जो रीज़न है वो है कि इट्स कंसंट्रेशन इज ऑलवेज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ अदर गैसेस। ऑप्शन बी इट इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड ऑप्शन सी इज इट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन एंड ऑप्शन डी इज इट इमिट्स विजिबल रेडिएशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा कि ऑप्शन सी, यह अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है, ये एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्टली रिलीज्ड फ्रॉम लैंडफिल्स इन अर्बन एरिया, कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस शहरी क्षेत्रों में लैंडफिल से सबसे अधिक निकलती है। कि लैंडफिल जो होते हैं मतलब जहाँ पे कचरों का जमाव होता है वहाँ पे सबसे अधिक गैस कौन सा निकलता है, जहाँ पानी वगैरह का जो कचरा होता है उसे लैंडफिल कहा जाता है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या निकलेगा, जहाँ पे भी मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा वहाँ से सबसे ज़्यादा रिलीज होता है मीथेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। कार्बन फुटप्रिंट हो जाता है एन एरिया रिच इन कोल माइंस, की कोयला खदानों से समृद्ध क्षेत्र, तो उसे कार्बन फुटप्रिंट नहीं कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो है रिडक्शन इन CO2 इमिशंस अमाउंट बाय कंट्री, कि किसी देश द्वारा CO2 उत्सर्जन की मात्रा में कमी। ऑप्शन सी जो है वो है यूज ऑफ कार्बन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कि हम विनिर्माण उद्योगों में कार्बन का उपयोग, तो ये भी नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय आवर एवरीडे एक्टिविटीज, कि हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। तो कार्बन फुटप्रिंट जो टर्म दिया गया है वो इसके लिए दिया गया है कि हम दिन ब दिन जो अपने डेली लाइफ में हमारे जो डेली का रोजमर्रा का गतिविधि है उससे जो उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हो रहा है, मतलब कि उससे जो बन रहा उत्पादित हो रहा प्रोडक्शन हो रहा, तो वो उसका अमाउंट कितना है। जैसे हर एक चीज़ का मेज़र करने का होता है, तो उसी तरह की कितना अमाउंट में हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज कर रहे हैं इन आवर डेली लाइफ, तो ये फ्रॉम एवरीडे एक्टिविटीज़ की वजह से रोजमर्रा गतिविधियों के द्वारा, तो उसे ही कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कि इनमें से कौन सा गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो CO2 तो ग्रीन हाउस गैस है, CH4 मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, NO2 भी है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो जो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। एंड ऑप्शन डी जो हाइड्रोजन है ये हमारा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं आता है। CFC जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन डिप्लेशन के लिए, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स अकर, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसके वजह से दिखता है। तो ये CO2 के वजह से सबसे ज़्यादा दिखता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि आपका रहेगा मीथेन भी दिया रहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी दिया रहेगा, लेकिन बोलेगा कि मेनली ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा है। मेनली अगर कोई एक पूछा जाए तो फिर सबसे ऊपर जो होता है वो CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
तो सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो हो जाता है CO2 हमारा, एक हो जाता है मीथेन हो जाता है, एक नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, एंड वाटर वेपर भी होता है, वाटर वेपर, जल वाष्प जिसे कहते हैं। तो ये जो है किस ऑप्शन में है? तो ये हमारा ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड जल वाष्प। तो हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो। और अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एंड मीथेन CH4 गैसेज टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। जैसे देखिए क्या होता है कि जब ट्रैप हो जाता है ये ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं वो जब एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं और जमा होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करने लगता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, तो इसे ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। इसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जो मीथेन है, ये गैसों का ग्लोबल वार्मिंग में सापेक्ष योगदान है, कि किस तरह से इसका योगदान होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो समझ गए होंगे कि जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैस, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है CO2 एंड देन CH4 एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सा गैस जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो देखिए ऑप्शन में मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो हम किस में आंसर करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। Next question is, it has been reported that due to global warming, the pH value of sea water is continuously decreasing. बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल का जो pH मान होता है वो लगातार कम होता जा रहा है। अब इसका क्या रीज़न है कि ये लगातार कम हो रहा है? कि देयर इज़ रिलेटिवली मोर अपटेक ऑफ CO2 बाय सी वाटर। समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक अवशोषण होता है, ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। ऑप्शन बी इज देयर इज रिलेटिवली डिफरेंट अपटेक ऑफ CO2 बाय सी वाटर, की समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत भिन्न अवशोषण होता है। एंड ऑप्शन सी इज देयर इज रिलेटिवली मोर अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय सी वाटर, कि समुद्री जल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत अधिक अवशोषण होता है। एंड ऑप्शन डी इज रिलेटिवली लेस अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय सी वाटर, कि समुद्री जल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत कम अवशोषण होता है। तो इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है? तो इसका जो रीज़न है कि कंटिन्यूसली जो डिक्रीज हो रहा है pH वैल्यू सी वाटर का, कि देर इज़ रिलेटिवली मोर अपटेक ऑफ CO2 बाय सी वाटर, कि CO2 ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, समुद्री जल द्वारा CO2 का अधिक अवशोषण हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो pH है, pH वैल्यू वो डिक्रीज हो रहा है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ वाटर इन द ओशियन, कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में पानी के फैलाव के लिए जिम्मेदार है? कि जो ये ओशियन में जो स्प्रेड ऑफ वाटर हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब कि उसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो वो रीज़न है कि जब CO2 बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, फिर उससे क्या होता है कि जो ओशियन का वाटर राइज है वो बढ़ने लगता है, लेवल बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is the main role of greenhouse gas which contributes to increasing the temperature of the earth surface? कि ग्रीन हाउस गैस की मुख्य भूमिका क्या है जो पृथ्वी की सतह के तापमान को बढ़ाने में योगदान देती है? कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसका मेन रोल क्या है जिससे कि जो टेम्परेचर है अर्थ का उसको बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन बोथ इज परमिएबल टू। कि आने वाले जो सौर विकिरण होते हैं मतलब सौर से सोलर रेडिएशन जो होते हैं और बाहर जाने वाले जो अवरक्त मतलब कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होते हैं दोनों पारगम्य कि दोनों परमिएबल होते हैं कि आर पार हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा है कि ब्लॉक्स बोथ इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग इंफ्रारेड। कि जो इनकमिंग ये आने वाला जो सोलर रेडिएशन सूर्य की विकिरण है और जो जाने वाला इंफ्रारेड है वो दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। इसके वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। ऑप्शन सी इज अलाउज आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन टू पास थ्रू बट ब्लॉक इनकमिंग सोलर रेडिएशन। कि बाहर जाने वाला जो इंफ्रारेड रेडिएशन है अवरक्त विकिरण है उसको गुजरने देता है लेकिन आने वाले सौर विकिरण को रोकता है। एंड ऑप्शन डी इज अलाउज द इनकमिंग सन रेज टू पास थ्रू बट ब्लॉक्स आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। कि आने वाले जो सूर्य की किरणों को गुजरने देता है लेकिन बाहर जाने वाली अवरक्त विकिरण को रोकता है। तो इसका जो रोल मुख्य रोल है वो यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आने वाले सनरेज होते हैं मतलब सौर विकिरण जो होते हैं उन्हें तो आने देते हैं लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। और इंफ्रारेड रेडिएशन जब ब्लॉक हो जाता है तो इसकी वजह से ही क्या होता है कि टेम्परेचर रेज होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है और इससे फिर कॉज होता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द इमिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक। मतलब कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है वो पूरी तरह से मानव जनित है, मानव द्वारा जनित किया हुआ है? सीएफसी, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये जो सीएफसी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कम्प्लीटली जो है वो मानव जनित है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज होता है ये जो बनता है ये कूलेंट कूलेंट मटेरियल जिसमें भी यूज़ होता है तो जो ठंडा देने वाला जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल कि एसी जो हो गया एसी, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर ये सब जितने भी कूलेंट एजेंट हैं उनसे सीएफसी रिलीज होता है। तो ये जो होता है वो तो मैन मेड है, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब और फिर एरोप्लेन्स हो गया, फायर फाइटिंग हो गया, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, ये सब तो ह्यूमन के बनाया हुआ है इसीलिए इसे एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। और सीएफसी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरी तरह से मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे से कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि करेक्टली मैच्ड किया हुआ है या नहीं ये हमें बताना है। कि एसिड रेन जो है वो रिलेटेड टू NO है, येलोइंग ऑफ लीव्स जो है वो रिलेटेड टू N2 है, इसके वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो दिखता है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ये जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। एंड ऑप्शन डी इज होल इन द ओजोन लेयर, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ओजोन परत में छेद जो होता है वो क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक की वजह से भी होता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। कि ओजोन लेयर जो होता है वो क्या है कि ओजोन लेयर होता है कि जब कार्बन एक्यूमुलेट्स हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में और ये फॉर्म कर लेता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोजन गैसेस जो होते हैं एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये भी जो है ये सब डिप्लेट करते हैं ओजोन लेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कि इनमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो जाएगा ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर में जो मीथेन इमिशन हो रहा है उसका क्या रीज़न है? तो मीथेन दलदल एरिया जो होता है वहाँ से रिलीज होता है। तो ये जो वेटलैंड होता है यहाँ से मीथेन इमिशन होता है।
Next question is in which of the following greenhouse gases remains in the atmosphere for the shortest time possible? कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सबसे कम समय तक रहती है? तो सबसे कम समय तक कौन सा रहती है? ऑप्शन हमारा जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन सी इज मीथेन एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो मीथेन होता है वो सबसे कम टाइम तक रहती है, तो जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेनली इंक्रीजेज सी लेवल, कि जो समुद्र का जो जल स्तर है वो मुख्य रूप से किस कारण बढ़ता है? तो इसका जो रीज़न होता है वो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होने की वजह से बढ़ते हैं, और ग्लेशियर मेल्ट होते हैं टेम्परेचर राइज होने से, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उनके जमा होने से। तो ये रीजंस होते हैं इंक्रीज होने के सी लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज डज नॉट कॉज ओजोन पॉल्यूशन इन द ट्रोपोस्फेयर, कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण का कारण नहीं बनती? ऑप्शन हमारा जो है वो है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी जो है वो है वाटर वेपर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। Next question is which country has the highest emission of greenhouse gases contribution? Which one is it? ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जो सबसे अधिक योगदान जो है वो किस देश का है और वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो चीन का है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। और सेकंड नंबर में, फर्स्ट नंबर में चाइना आता है, सेकंड नंबर में USA आता है एंड थर्ड नंबर में इंडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैसेज इज, विश्व के ग्रीन हाउस गैसों में भारत की हिस्सेदारी है। ऑप्शन ए इज 1%, ऑप्शन बी इज 2% एंड ऑप्शन सी इज 3% एंड ऑप्शन डी इज 7.8%। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। और चाइना का ऑलमोस्ट 30% है एंड USA का लगभग 15% के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट greenhouse gas leak in US history occurred in February 2016. Which gas was that? अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस रिसाव हुआ था जो कि फरवरी 2016 में हुआ था। तो वो कौन सा गैस था? ऑप्शन ए जो हमारा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन बी जो है वो है मीथेन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो गैस रिसाव हुआ था वो हुआ था मीथेन का हुआ था, और ये लॉस एंजल्स में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल CO2 इमिशन फ्रॉम अ कंट्री, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, कि किसी देश से जो कुल CO2 उत्सर्जन हो रहा है इनमें से जो ये क्रम दिया हुआ है इनमें से कौन सा सही है? तो सबसे ज़्यादा जो रिलीज करता है वो करता है चीन करता है। तो ऑप्शन बी एंड सी में कोई होगा कि सबसे ज़्यादा जो होता है चीन होता है एंड सेकंड USA, थर्ड इज इंडिया एंड फोर्थ इज रशिया। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉग इन इंडियन सिटीज मेनली इन्वॉल्व्स, स्मॉग जो बनता है ये स्मॉग प्लस फॉग से बनता है, इसे कहा जाता है स्मॉग, और ये एयर पोल्यूशन कॉज करता है स्मॉग। और भारतीय शहरों में जो धुंध मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये होता है रिलेटेड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। और ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होता है ये रिलीज होता है जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं उनसे ये रिलीज होता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मीथेन इज अ वेरी पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज, की मीथेन जो है वो बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस इट्स ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पर इसके समग्र प्रभाव को कम करने के लिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्लॉकिंग। ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।